गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम यूनिट पढ़ रहे हैं फर्स्ट सॉलिड स्टेट, जिसमें हमने पहले पढ़ा है डिफेक्ट्स के बारे में। कौन कौन से डिफेक्ट पढ़े हैं भाई? हमने स्टोकाइमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया। स्टोकाइमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद में है नॉन स्टोकाइमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकाइमेट्रिक डिफेक्ट ये हम पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर के अंदर। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्ड नंबर पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये पढ़ेंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होगा भाई? ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्या होता है कि कोई क्रिस्टलिन सब्सटेंस है, उसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, ऐड हो जाती है, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। उस प्रकार उस डिफेक्ट में, उस क्रिस्टलिन सब्सटेंस में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, उसमें क्या आएगा? चेंजेस आएगा। उस डिफेक्ट को क्या बोला जाएगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, इसका मतलब क्या होगा? एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। ये होगा इम्प्योरिटीज ऐड करना। देखो कि कोई क्रिस्टलिन सब्सटेंस हमने ले लिया, सोडियम है, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या ले लिया? NaCl। क्या बन गया इसमें? Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, ऐसे बनेगा Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, Na+, ऐसे इसी प्रकार से Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा? Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, Na+, ये हो गया भाई। इस NaCl को यदि हम किस फॉर्म में लें? मोल्टन स्टेट के अंदर लेंगे, और मोल्टन स्टेट में लेंगे तो कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। स्ट्रोटियम क्लोराइड SrCl2। क्या होता है ये? स्ट्रोटियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर हायर चार्ज का स्ट्रोटियम लेते हैं। क्या लेंगे? हायर चार्ज का स्ट्रोटियम फिलअप कर देंगे लैटिस पॉइंट पे। इस क्रिस्टल में यहाँ पर हायर चार्ज का स्ट्रोटियम आ गया, Sr2+ चार्ज वाला ये आ गया। ठीक है। यदि 2 चार्ज वाला है तो एक और ये क्या करेगा? इस कैटायन को यहाँ से मिस कर देगा, इसकी लैटिस साइड से। क्या करेगा? लैटिस साइड से मिस करेगा। तो ये क्या होगी? इसकी न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक्स्ट्रा चार्ज है, स्ट्रोटियम 2+। क्या है? स्ट्रोटियम 2+ है। तो इसलिए इसको यहाँ से एक और जो कैटायन होगा उसको भी मिस कर दिया जाता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी? इसकी मेंटेन रहेगी। इस प्रकार से जो यहाँ पर स्ट्रोटियम आ गया, ये क्या कहलाता है? ये इम्प्योरिटी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इससे क्या होगा? इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। इस प्रकार का डिफेक्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोला जाएगा। आगे देखो, इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर क्या आता है? ये जो इम्प्योरिटी है उसको डोपिंग कहेंगे। डोपिंग क्या बोला जाता है? डोपिंग। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है यहाँ पे। डोपिंग क्या होगा? एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इन क्रिस्टलिन सब्सटेंस। एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इन क्रिस्टलिन सब्सटेंस इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है भाई। और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? इम्प्योरिटी डिफेक्ट को, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को इस प्रकार से लिखेंगे कि द क्रिस्टलिन सब्सटेंस इन विच ए इम्प्योरिटी ऑफ ऑर्गन पार्टिकल्स कम्स ऑन इट्स लैटिस साइड्स। क्या आता है?
लैटिस साइट पे फोरगन एटम्स आ जाता है। फोरगन एटम्स आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्स बन जाएगा। इसके अंदर क्या बनेगा, होल्स। होल्स बनेगा तो उसकी जगह जो यहाँ पर सोडियम आना चाहिए था, सोडियम की जगह ये क्या आ गया, स्ट्रोटियम आ गया, और एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये मोस्टली किस में देखा जाता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें ये डिफेक्ट होगा। उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं क्योंकि उसकी जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और सेमीकंडक्टर के एग्जांपल जैसे ग्रुप 14 लेते हैं हम, क्या लेते हैं, ग्रुप 14 लिया जाता है भाई। ग्रुप 14 में सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 14 के। अब इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, किसकी, ग्रुप 14 की भी, ग्रुप 13 की ऐड करेंगे या ग्रुप 15 की ऐड करेंगे। तो इनकी ऐड करने से इसका जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसमें कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा बॉन्ड बनाने में, और इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड बन रहा है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एक जगह खाली रह जाएगी। तो इस प्रकार से फिर इस ग्रुप के अंदर यदि इनकी इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। सेमीकंडक्टर से कंडक्टर की रेंज में कंडक्टिविटी इनकी कंडक्टर की रेंज में आ जाएंगे, तो इनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो होता है। अब जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है इसको हम 2 मेथड से, जो कौन कौन से सॉलिड्स हैं उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एक होता है आयोनिक, दूसरे हैं कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर। क्या क्या होगा, आयोनिक सॉलिड के अंदर पढ़ेंगे और कोवैलेंट सॉलिड के अंदर हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इन आयोनिक जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है किया गया है, इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयोनिक सॉलिड्स। किसमें बताने लग रहे हैं, आयोनिक सॉलिड्स के अंदर। हमने ये एग्जांपल लिया, आयोनिक सॉलिड है, इसमें हमने भाई Sr2 प्लस रखा था। क्या रखा है, Sr2, ये इम्प्योरिटी है। यदि यहाँ पर Sr3 प्लस हो जाता तो 3 जो सोडियम है वो वहां से रिमूव हो जाते। यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएंगे, एक यहाँ से रिमूव हो, एक यहाँ से, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो ज्यादा है इस इम्प्योरिटी का। ये आयोनिक सॉलिड के अंदर होगा इस प्रकार का डिफेक्ट, जिसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड के अंदर होता है। सेकंड नंबर पे है इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं भाई इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ये हम लेते हैं ग्रुप 14, क्या लेंगे, ग्रुप 14 वाला लेते हैं। ग्रुप 14 के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम है। क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर इस डिफेक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इम्प्योरिटी। वो किस ग्रुप की करेंगे, ग्रुप 13 की, और ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ये किस में होता है, कोवैलेंट सॉलिड के अंदर। यदि ये इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जो क्रिस्टल होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज होगी। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन
डेफिसिट इम्प्यूरिटीज, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होती है, अधिक होगी। रिच माने क्या होता है, अधिक। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 3। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि इस ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। इसमें क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो इसलिए जो बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, उसका हम डायग्राम बनाते हैं सिलिकॉन का भी। जैसे ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन, ये क्या है, बॉन्ड लगे हुए। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड लगा है। यदि ये क्या है, प्योर, क्या है भाई, प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है। इसमें जो कंडक्टिविटी रेंज है वो क्या होती है, बहुत ही कम होगी। क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसको यदि हम हीट दें, क्या दें भी, हीट दें, हीट देने से इसकी जो कंडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। और जो हीट दी जाती है, हीट देने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा रीजन क्या होता है इसमें, यहाँ पे यदि इस सिलिकॉन की जगह हमने इंप्यूरिटी ऐड कर दी ग्रुप 15 की, किसकी कर दी, ग्रुप 15। ग्रुप 15 में भाई जैसे कि कौन सा है, ग्रुप 15 के अंदर आर्सेनिक आ गया। क्या है, आर्सेनिक। इसकी जगह आर्सेनिक आ गया। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। और यदि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ वाला जो एटम था वो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से इस प्रकार से इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी बन जाती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह। तो ये जो इंप्योरिटीज हैं, डोपिंग इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, डोपिंग इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज। इस प्रकार का जो कंडक्टर होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये मोस्टली हम फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, ये चीजें इलेक्ट्रिक से संबंधित चीजें हैं ये, एन टाइप। और दूसरा क्या है, जहां पर इंप्यूरिटीज क्या हो गई, कम हो। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इंप्यूरिटीज ग्रुप 13 वाला लेंगे। ग्रुप 13 में जैसे एल्यूमिनियम ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पे 3। अब यहाँ पर क्या होगा, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी। तो होल बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, होल बनेगा। होल बनेगा तो इस साइड वाला या इस साइड वाला, इस जगह पर वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार से इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी जो बढ़ेगी उसमें जो सेमीकंडक्टर होगा वो होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या कहलाएगा भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। इस प्रकार से हमने जो इंप्योरिटी डिफेक्ट है उसको अच्छे से कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे, किस प्रकार से होती है वो पढ़ेंगे। कितनी प्रॉपर्टीज होती है, ये 5 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होंगी जो इस प्रकार से है। अभी डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज,
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिख लेते हैं इनको, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरे नंबर पे है पैरामैग्नेटिक। थर्ड नंबर पे है फेरोमैग्नेटिक। फोर्थ नंबर पे है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और फिफ्थ नंबर पे है फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दूसरे नंबर पे करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, और फिफ्थ नंबर पे है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम में मोस्टली ये पूछा जाता है भाई व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं या इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भाई, तो ये क्या होते हैं, वीकली रिपल। वीकली रिपल ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली रिपल हो जाएंगे, रिपल होंगे, और इसमें पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसा कि हमने अभी 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, देखिए जो स्ट्रक्चर बनाते थे मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वही डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, और हम नेचर पढ़ते थे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे निकाली जाती थी। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो पेयर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, पेयर होते हैं। इस प्रकार से हो गए पेयर, ऐसे भरते हम, क्या होंगे, पेयर होते हैं और वीकली रिपल होंगे। इस प्रकार के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड होगा, वाटर एंड बेंजीन। इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं वो क्या किसके एग्जांपल हो गए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड, वाटर और बेंजीन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में होते हैं, पेयर होंगे भी, क्या होते हैं, पेयर, और ये वीकली रिपल होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। सेकंड नंबर पे है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा है, सेकंड नंबर पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक में एक चीज नोट की है हमने, वो रिपेल कर रहे थे, क्या करने लग रहे थे, रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को दूर दूर करना, जबकि ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टेड। अट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, दो चीजें होती हैं एक दूसरे को पास पास में लाना, उसको हम कहेंगे अट्रैक्ट। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो सब्सटेंस है उनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि सब्सटेंस अट्रैक्ट होंगे, क्या होते हैं, बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा सब्सटेंस अट्रैक्टेड हो जाते हैं। दूसरी बात क्या होगी इसमें कि ये अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें अनपेयर्ड
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर नहीं होते हैं। डायमैग्नेटिक में हमने क्या बताया था, पेयर बताया था, जबकि ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं भाई, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन के अंदर होगा, इसका एग्जांपल हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर हम ये निकाल सकते हैं, या 11th क्लास में हमने निकाला भी होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाई जाती है कि लो लेवल से हाई लेवल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं, नेचर पढ़ा जाता है उसके अंदर कि किसी सब्सटेंस का नेचर कैसा है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो वो हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के आधार पे उसको निकालते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा। इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। थर्ड नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जिसमें मैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो क्या होगा, परमानेंट हो जाता है। परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर in the absence of magnetic field। absence of magnetic field, इस प्रकार का जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। इनमें जो डोमेन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेम साइड में हो जाएंगे। किस में होंगे, सेम साइड में। इसके एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल आयरन है, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा, ये किस में होंगे भाई, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर होंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जिसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा वो जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होगा जीरो। वो किस प्रकार से होता है जीरो, क्योंकि जो डोमेन्स होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फिलअप होंगे, इक्वल एंड अपोजिट सेम नंबर में। जैसे कि ये ऊपर की तरफ है, फिर दूसरा नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, नीचे, ऊपर। तो यहाँ पर यदि एक ये ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो इक्वल नंबर के अंदर हो गए। इक्वल नंबर के अंदर क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये फिलअप होंगे। इस प्रकार से इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इस प्रकार का जो सब्सटेंस कहलाएंगे वो कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ये किस में होता है, मैग्नीज ऑक्साइड, क्या हो गया भाई, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया। इस प्रकार के सब्सटेंस के अंदर ये एंटोफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है इनमें ये इसका एग्जांपल है। लास्ट नंबर पे है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जिसका क्या होता है, दे पोजेस लार्ज मैग्नेटिज्म,
large magnetisms and they have not equal domains in opposite directions। मतलब क्या हुआ कि जो डोमेन्स होते हैं, जो डोमेन्स हैं वो सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। डोमेन्स डू नॉट सेम। कैसे होंगे भाई? जैसे कि इस प्रकार से भर दिया, इस प्रकार से हो गया, ये क्या हो गई? सेम नहीं होता है। तो इसलिए इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या आ जाएगा लास्ट में? इसका स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मोमेंट होगा। और ये किस प्रकार के सब्सटेंस में होता है? मैग्नेटाइट के अंदर, मैग्नेटाइट के अंदर ये होता है। मैग्नेटाइट होगा। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। क्या होगा? Fe3O4 होता है। तो ये हो गया फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। लास्ट इसमें आएगा कि क्यूरी टेम्परेचर। क्या आता है? क्यूरी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या होता है कि भाई ऐसा टेम्परेचर जिसमें एट अबाउट टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बनते हों, कि जिस टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बनेंगे उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे। इसमें क्या होता है कि भाई जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो नहीं बनेंगे। हमने क्या बताया था भाई? फेरोमैग्नेटिज्म बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि भाई ऐसा टेम्परेचर एट अबाउट टेम्परेचर वेयर नो फेरोमैग्नेटिज्म टेक प्लेस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। इस प्रकार का जो टेम्परेचर होगा उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने भाई क्या कर लिया? आज जो प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज थी, उसको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई हैं? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, थर्ड नंबर पे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, फोर्थ नंबर पे है एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, लास्ट में हमने बताया फेरीमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है और आप अच्छे से इनको नोट करना है, ठीक है? तो इनके भाई नोट्स भी बना लेना, ठीक है? बाय सभी को।